हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज बात सैलाब के बाद आंसुओं के हिसाब की। चमोली में आई आपदा को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन जब भी वो मंजर याद आता है दिल बैठ जाता है, क्योंकि वो दृश्य भुलाए नहीं भूलते। और आज हम सैलाब के बाद बर्बादी के उन निशानों की बात करेंगे जो तब ताउम्र उन लोगों के जहन में रहेंगे जिन्होंने इस आपदा को झेला है और करीब से देखा है। आसमान से आई थी तबाही, बर्बाद जिंदगी दे रही है गवाही। पहले हाहाकार, अब अपनों का इंतजार। आंखों में पानी, देख लो चमोली की दर्द भरी कहानी। और उसका आज का कोई पता नहीं। कुदरत का सब्र टूटा जब लोगों का गुस्सा फूटा। कुछ नहीं पता चला सर, कोई संभावना नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। सबसे बड़ी सरकार की कमी है। आपदा के बाद क्या बदला? तो सबके जहन में एक ही सवाल है कि आपदा के बाद क्या बदला और हमने क्या सीखा। क्योंकि जब कुदरत तबाही मचाती है तो बड़ी से बड़ी इमारत ढह जाती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैलाब के रास्ते में जो आया वो बह गया। करीब 4 घंटे चली तबाही अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ गई जो आने वाले कई सालों तक जिंदा रहे। सूचना मिली है कि चमोली में कुछ ग्लेशियर फटे हैं, जिससे गंगा जी में काफी मात्रा में जल स्तर बढ़ सकता है। बच करे, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई तार फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय उसके ऊपर साथ में भयंकर धीरे से आराम से बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है। जब कुदरत का सब्र टूटता है तो बर्बादी का सैलाब आता है।
और तब सारे कवच ऐसे ध्वस्त हो जाते हैं। इंसान की बनाई बड़ी से बड़ी इमारत ऐसे ही भरभरा कर गिर जाती है। रफ्तार भरने वाली गाड़ियां कागज की नाव बन जाती हैं। बड़ी से बड़ी ताकत अदनी सी लगती है। ठीक 1 महीने पहले उत्तराखंड के चमोली में बर्बादी का ऐसा ही बवंडर उठा था। कोई तो मतलब घर पे अकेले ही है, तो उन्हें तो कितना भयंकर ज्यादा ही टेंशन हो रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। पूरे गांव में कितना तबाही हो रखा, सोच लीजिए आप लोग। पूरा गांव जब हिला तो हम ये सोच के भागे, पूरे जंगल में बच्चे लेके भागे कि हम कैसे बचे कह के। सुबह के करीब 10:30 बजे थे। ये भी सूचना मिली है कि चमोली में कुछ ग्लेशियर फटे हैं, जिससे गंगा जी में काफी मात्रा में जल स्तर बढ़ सकता है। रविवार का ये दिन आम रोज की तरह ही थोड़ा खामोश था, पर ये तूफान से पहले की खामोशी थी। तभी रैली के पास एक बर्फ की चट्टान खिसकी, जो कहने के लिए सिर्फ चट्टान थी, लेकिन असल में ये तबाही का वो सैलाब था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। ऋषि गंगा पावर प्लांट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नदियों में सुनामी आ गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस आपदा से डील कैसे करना है। – 2013 की केदारनाथ आपदा का मंजर रह रह कर लोगों के जहन में आ रहा था, क्योंकि तब किसी को अंदाजा नहीं था कि सैलाब कितना बड़ा है, कहां से शुरू हुआ और कहां जाकर खत्म होगा। लेकिन लोग संभलते उससे पहले आपदा अपने साथ 200 से ज्यादा लोगों को बहा कर ले गई। तपोवन की टनल देखते ही देखते मौत की सुरंग में तब्दील हो गई। घर, सड़क, पुल जो भी सैलाब के रास्ते में आया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। सुबह करीब 11:15 बजे से शुरू हुआ बवंडर दोपहर 2:30 बजे आकर थमा। प्रशासन तब तक हरकत में आ चुका था। सेना मोर्चा संभाल चुकी थी, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा था कि समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहां से किया जाए। क्योंकि सबको मालूम था, क्योंकि 4 घंटे की तबाही ने जो निशान छोड़े हैं, उसे मिटा पाना कुछ दिन या महीनों का काम नहीं है। क्योंकि ये वक्त सैलाब के बाद आंसुओं के हिसाब का था, जिनकी पीड़ा सैलाब से भी बड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपदा में कई लोगों के घर उजड़ गए, कईयों के अपने बिछड़ गए। अभी भी 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिला है। वो पहाड़ के किस हिस्से में दफन है, इसकी खोज आज भी जारी है। प्रशासन ध्वस्त हुई चीजों को फिर से दुरुस्त करने में लगा है, पर जो इंसान चले गए वो कहां से आए? ये सवाल आज भी लापता हुए लोगों के परिवार पूछ रहे हैं, जिन्हें अपनों के आखिरी दर्शन तक नहीं हुए। सूचना मिली है कि चमोली में कुछ ग्लेशियर फटे हैं, जिससे गंगा जी में काफी मात्रा में जल स्तर बढ़ सकता है। एक पूरा महीना बीत चुका है चमोली आपदा को, लेकिन जो नुकसान हुआ उसके निशान आज भी मौजूद हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक उस दिन 206 लोग लापता हुए थे, जिसमें से सिर्फ 72 लोगों के शव ही मिल पाए। इसके अलावा 30 मानव अंग बरामद किए गए, पर 100 से ज्यादा इंसान पहाड़ के किस हिस्से में दफन है, इसकी खोज अभी भी जारी है। लोगों का सब्र इस हादसे के बाद किस कदर टूटा,
इसकी एक तस्वीर हादसे के 7 दिन बाद 14 फरवरी को देखने को मिली, जहां विकास नगर के पंजिया गांव में 4 लापता युवकों को मृत बताकर उनकी पुतले का अंतिम संस्कार किया गया। बस ये कि हमारे हिंदू रिवाज संस्कृति के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक तो ये करना उचित था, क्योंकि बॉडी तो प्राप्त हुई नहीं वहाँ से। तो 8 दिन तक इंतज़ार भी किया गया हम लोगों ने कि भाई चलो अगर बॉडी मिलती है, एक भी मिल जाती है तो हम उसे मान के ही चलो ये, लेकिन जब आशा टूट चुकी थी हमारी कि अब नहीं मिलना है, घटना इस प्रकार की है, तो ये हमने आज इसी पुतलों को अंतिम रूप देके ये धर्म अनुसार हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। रेस्क्यू टीम दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हुई थी, पर कहीं से भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लोगों के घर उजड़ चुके थे, सड़कें तबाह हो चुकी थी, जो पुल एक गांव को शहर से जोड़ते थे वो बह गए थे, रामबाड़ा तो नक्शे से ही मिट गया था। चमोली में आई आपदा में करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें 13 मेगावाट के ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पूरी तरह से तबाह होने से 200 करोड़ का नुकसान हुआ। भारत चीन सीमा के गांव को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे पर रैली पुल समेत 5 पुल बह गए। 2 गांव मुराडा और पेंग में 3 किलोमीटर की 11 केवीए लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। 11 गांव में पानी की पाइप टूटने से पानी की व्यवस्था ठप हो गई। इस नुकसान की भरपाई इतनी जल्दी तो नहीं की जा सकती, लेकिन पीआरओ के जरिए ऋषिगंगा नदी पर बहे पुल की जगह पर 90 मीटर लंबा वैली ब्रिज तैयार कर दिया गया, जिससे नीति घाटी से अलग थलग पड़े 11 गांव कनेक्ट हो गए। इस बीच एक पुल तपोवन टनल पर भी बनाया गया। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना बेहतर इंतजाम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यहाँ किया है। जो लोग कट गए थे, जिनके गांव कट गए थे, वो इधर नहीं आ सकते थे, इधर जो परिवार वाले थे वो नहीं जा सकते। आप मेरे साथ बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरह से एक ये फौरी तौर पर राहत देने का काम इनको किया गया है। तो प्रमोद, जरा दिखाइएगा अपने कैमरे की नज़र से कि किस तरह से ये देखिए हो रहा है। और ये वही धौली गंगा है जिसमें आपदा आई थी और जिसने यहाँ बहुत विध्वंस मचाया। लेकिन अब देखिए कि कुछ बुरा होने के बाद अच्छा भी होता है। पर यह सिर्फ अस्थायी व्यवस्था है। ये आपदा के बाद उन लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिनके घर इस सैलाब में बह गए। क्योंकि मकान की जगह दूसरा मकान तो बनाया जा सकता है, सड़क की जगह दूसरी सड़क या पुल भी खड़े किए जा सकते हैं, मगर इंसान के बदले इंसान कहां से लाया जाएगा? ये सवाल आज भी लापता हुए लोगों के परिवार पूछ रहे हैं, जिन्हें अपनों के आखिरी दर्शन आज तक नहीं हुए। वो आज भी सैलाब के बवंडर में आंसू बहा रहे हैं और इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कहीं से कोई खबर आ जाए। चमोली में आई भीषण आपदा को 1 महीने का समय हो चुका है, लेकिन उसके निशान आज भी मौजूद हैं। जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। सरकार और प्रशासन के द्वारा भरसक कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन जरूरतें ज्यादा हैं और इंतजाम कम। सवाल लोगों के दिलो दिमाग में बैठे डर का भी है, जो तबाही की टिक टिक की तरह उनके जहन में घूम रहा है। जिन लोगों ने इस आपदा में अपनों को खोया है, वो दर्द ताउम्र उनके जहन में रहेगा, जिसकी भरपाई किसी मुआवजे और मदद से मुमकिन नहीं। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा। बात किसानों की पंचायत और सियासत के पंचनामे की। आज प्रदेश के 3 शहरों में 3 महापंचायत हुई, जिनमें से 2 पूरी तरह से सियासत से घिरी हुई थी, या यूं कहें कि ये थी तो महापंचायत पर सियासत इनका पंचनामा कर रही थी। क्योंकि आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ में थी, जहां उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। प्रियंका ट्रैक्टर पर सवार होकर महापंचायत में शामिल होने पहुंची, तो वहीं दूसरी ही तरफ जयंत चौधरी भी बागपत में किसानों को साधने की कोशिश कर रहे थे। वैसे महापंचायत के जरिए किसानों को साधने की कोशिश इस वक्त विपक्ष का हर नेता कर रहा है, पर किसी कोशिश में ज्यादा दम है, ये इस रिपोर्ट में देखिए।
कहने को तो ये 3 तस्वीरें हैं, लेकिन भविष्य की सियासत इन्हीं 3 तस्वीरों में समाई हुई है। या यूं कहें कि जिस महापंचायत के जरिए राकेश टिकैत अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं, उसी पंचायत से प्रियंका गांधी वाड्रा और जयंत चौधरी जैसे नेता अपनी हाशिए पर पड़ी सियासत को मजबूत कर रहे हैं। यूं तो प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों की कई महापंचायतों में शिरकत कर चुकी हैं, पर मेरठ में उनका अंदाज एकदम जुदा था। वो ट्रैक्टर पर सवार होकर मंच पर पहुंची और सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो ये जो 3 कानून हैं, जो मोदी जी देश भर में जाकर कह रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए बने हैं, किसानों के लिए है ये कानून, आज भी शायद बंगाल में यही कहेंगे। ये जो 3 कानून हैं, ये क्या आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं या मोदी जी के खरबपति मित्रों के भलाई के लिए बनाए गए हैं? प्रियंका यही नहीं रुकी, किसानों के बकाया भुगतान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हवाई जहाज खरीद रही है, संसद के सौंदर्यीकरण में पैसा खर्च कर रही है, पर उसके पास किसानों का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। जो गन्ने का बकाया है उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ बकाया देश का बकाया है, उत्तर प्रदेश का बकाया 10,000 करोड़ है। अब आप सोचिए कि कितने साल हो गए आपको ये बकाया नहीं मिला, क्या किया होगा सरकार ने इन पैसों से, सोच सकते हैं? इधर प्रियंका गांधी वाड्रा गरज रही थी, दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी चुप नहीं बैठ रहे थे। देश का किसान आज परेशान है, हताश है, निराश है। 300 से अधिक शहादत दे चुका है, 101 दिन आंदोलन के हो गए, आज भी किसान 3 काले कानून के खिलाफ सड़कों पर बैठा है। कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज को बुलंद कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, प्रियंका गांधी जी ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा और आज मेरठ में। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार किसानों के बीच जा रही हैं और जहां भी जा रही हैं, किसान महापंचायत के जरिए सरकार पर निशाना साध रही हैं। उनके दौरे में 2 चीज हर जगह कॉमन नजर आती है, पहले किसान, दूसरी आस्था। दरअसल किसानों के जरिए प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी में अपने वोट को मजबूत करना चाहती हैं। दूसरी तरफ मंदिर जाकर वो भाजपा के हिंदुत्व को टक्कर दे रही हैं, पर उनकी ये कोशिश कितनी कारगर होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों की पंचायत पर सियासत का पंचनामा इस वक्त सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ में थी, वहीं जयंत चौधरी बागपत में किसानों के बीच से सरकार पर निशाना साध रहे थे। ये लोग आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, देश का किसान विरोध करता है तो उसे ये देशद्रोही करार कर देते, कहते तुम विरोध कर रहे हो तो तुम देश का विरोध कर रहे हो। मोदी जी क्या देश से बड़े हो गए? मोदी जी क्या किसान से बड़े हो गए? मोदी जी क्या आपसे ज्यादा बड़े विद्वान हैं? नहीं हो सकते। प्रियंका की तरह जयंत चौधरी लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं और अब तो विपक्ष के नेताओं में होड़ सी लग गई है। अभी कुछ दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अलीगढ़ में थे, जहां उन्होंने किसानों के बीच से सरकार पर जमकर निशाना साधा था। जिस दिन से हमारे किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, जिस दिन से ये आंदोलन किसानों का शुरू हुआ है, कोई भी राजनीतिक दल, पार्टी बनी रही होगी, उसने एक ही नारा दिया, जय जवान जय किसान। और आज ये मैं कह सकता हूं, जब आंदोलन का 100 दिन हो गए, दिल्ली में किसान बैठे हैं, जब 100वां दिन आज शुरू हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा इन किसानों और नौजवानों पर। ये किसान और नौजवान तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक देश का ये किसानों का 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे। अब चाहे अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी या फिर जयंत चौधरी, सब के सब किसानों के आंदोलन के सहारे खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी नजरें पश्चिम यूपी के उस जाटलैंड पर है, जिसके जरिए वो मौजूदा सरकार पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उनकी ये कोशिश कितनी कारगर होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अब आंदोलन एक है, लेकिन विपक्ष में इसके दावेदार कई हैं। एक लंबी चौड़ी फेयर लिस्ट है, लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आए हैं।
वो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर न सिर्फ किसान आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि मौजूदा हुकूमत को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि किसानों पर सधे हुए बयान देने वाली सरकार राकेश टिकैत का जिक्र आते ही तल्ख हो जाती है। किसान आंदोलन विपक्ष के लिए वो उम्मीद है जिस पर उसका सियासी भविष्य टिका हुआ है। यही वजह है कि चाहे प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव या फिर जयंत चौधरी, सबकी बात किसान से शुरू होकर किसान पर ही खत्म हो रही है। लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आए हैं। वो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर न सिर्फ किसान आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि मौजूदा हुकूमत को सीधी चुनौती देने की कोशिश भी कर रहे हैं। श्योर मध्य प्रदेश में है और 10 तारीख में बलिया में जाएंगे, 12 तारीख में फिर राजस्थान चले जाएंगे, 14 और 15 तारीख में फिर मध्य प्रदेश रीवा और जबलपुर रहेंगे और 13 तारीख में वहाँ कलकत्ता जा रहे, बंगाल में जा रहे। पूरे देश के किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, जाना पड़ेगा। बंगाल भी तो जाएंगे ना, वहाँ का किसान तो मर गया, बिल्कुल रेट मिल ही नहीं रहा उसको। और अब राकेश टिकैत में विपक्ष को एक हथियार नजर आ रहा है, लेकिन राकेश टिकैत किस पार्टी का हथियार बनेंगे ये उन पर निर्भर करता है। अगर राकेश टिकैत के अतीत की बात करें तो वो रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छुपी नहीं। यही कारण है कि किसानों पर सधे हुए बयान देने वाली सरकार राकेश टिकैत का जिक्र आते ही तल्ख हो जाती है। बंगाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है, भारत सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया है, कल भी इस बात को कहा है कि यदि कानून में कोई दिक्कतें हैं या कठिनाइयाँ हैं तो आकर के उनको सुझाव देना चाहिए और हम उसके समाधान करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि इतना कहने के बाद किसी आंदोलन का कोई औचित्य रह जाता है और इसलिए उनको इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए और साथ साथ में जो है वो ये कानून किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि किसानों के आंदोलन को समर्थन लगातार मिल रहा है और इस लिस्ट में बॉलीवुड के अभिनेता भी शामिल हैं। अब ये धर्म की अफीम से बाहर आ जाए, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बहुत बर्बाद हो गई है। अब उससे ऊपर उठो, हम किसान है सारे, एक ही धर्म है, खेती हमारा धर्म, किसान हमारी जात, अम्मा हमारी जमीन, ठीक है ना। और ये मैं इंटरव्यू नहीं आया यहाँ, इसके कलाकारों में एक मैं हूँ जो बॉर्डर पर जाके किसानों के साथ रह गया है, ठीक है ना। गाजीपुर में भी मिल गया है, ठीक है, अच्छी से, और टिकरी बॉर्डर पर पूरी रात किसानों के साथ ही सो गया है। पर मुद्दे की बात यह है कि किसानों की महापंचायत सियासत का पंचनामा बनकर न रह जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा हो या जयंत चौधरी, सभी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ मुद्दे की बात में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।